हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद सबको ये अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का न्यूज विद एस्पिरेंट्स की यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग 7 जुलाई को क्लास 8 का होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एसएसटी की पेपर देने वाले हो। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने साइंस की भी क्लासेस ली थी, जिसमें से आपको पता है कि साइंस की हमने क्लासेस लिए थे और लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराए थे साइंस में। लेकिन आप लोगों का ये डाउट है, आप लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि सर आपके साइंस से पढ़ाए हुए क्वेश्चन नहीं आए। हालांकि ये हमारे नहीं, कोई भी टीचर के नहीं आए हैं, क्योंकि सिलेबस जो पूछा गया पहले बच्चों, आउट ऑफ सिलेबस मतलब सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछा गया। मैं क्या, हर एक टीचर आपको, जो भी टीचर हो, कभी भी कोई भी टीचर आपको गलत चीज़ें नहीं पढ़ाएगी, गलत मार्गदर्शन नहीं देगा। हाँ, ये चीज़ें जरूर हो सकती है कि वो आपको सही चीज़ बताए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में मिले ना। कारण क्या हुआ कि सिलेबस में जो आपका टर्म 1 का सिलेबस था, उसका क्वेश्चन टर्म 2 में पूछ दिया है। आपके टर्म 2 सिलेबस में टर्म 1 का भी क्वेश्चन पूछ दिया है, जो कि बहुत गलत हुआ है जैक बोर्ड के द्वारा। ठीक है, स्टूडेंट के साथ एक तरह का धोखा हुआ। हमने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना भी रखी है। तो जैसे हम आपको सिलेबस ही पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर जैक बोर्ड क्वेश्चन बाहर से पूछ देती है तो हम क्या, कोई भी टीचर कोई जिम्मेवारी नहीं ले सकता है। हमने आपको जहां तक कराया था ना, अगर सिलेबस से क्वेश्चन पूछता तो 40 प्लस नंबर आते। ठीक है, 40 प्लस मार्क्स आपके सिलेबस से पूछे जाते अगर, तो 40 प्लस मार्क्स आपके आ जाते, क्योंकि हमने एक चैप्टर को नहीं कराया था, इसलिए 10 नंबर काउंट नहीं किए। लेकिन डियर फिर भी हमारे 20 नंबर के सवाल पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर आप सही से क्वेश्चन को देखेंगे तो 20 नंबर के सवाल हमारे कराए हुए से किया गया है, जिसमें हम लगभग 6 वीडियोस डाले थे। उस 6 वीडियोस में 20 नंबर के सवाल आपके फिक्स हो गए थे। फिर भी डियर चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, 20 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो वे दिक्कत नहीं है। लेकिन ये गलतियां हुई है जैक बोर्ड के द्वारा, कहीं ना कहीं सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आया था। हालांकि ऐसा नहीं, उम्मीद जताएंगे कि सामाजिक विज्ञान में भी सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। लेकिन डियर सामाजिक विज्ञान में जो हम पढ़ाई करेंगे वो भी हमारे सिलेबस में ही पढ़ाई होगी, क्योंकि आपको सिलेबस में ही बताया जाएगा। क्योंकि जैक बोर्ड के द्वारा सिलेबस जारी दिया गया है, तो हम क्यों बाहर पढ़े। हालांकि सिलेबस से अगर आप बाहर पढ़ने जाए तो आप एक उदाहरण ले सकते हैं। मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि भाई सर, आप बोलते हैं कि सर सिलेबस से बाहर भी पढ़ा दो। कई स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर सिलेबस से बाहर पढ़ा दो। तो मैं बता दूं कि सिलेबस से अगर बाहर पढ़ा दो, कितने दिन आपके पास टाइम है। मिनिमम 1 दिन आप टाइम बचा हुआ है, 6 तारीख और आज 5 कुछ दिन। ठीक है, तो 1 दिन आपके टाइम है। 1 दिन में आप कितना पढ़ लीजिएगा। मान लिया जाए 1 गिलास है जी, अब बताया जा रहा है इस गिलास भर के पानी को ही पीना है, आपके इसमें ही काम हो जाएगा। लेकिन आपको क्या किया जाए, 1 दिन का टाइम दिया जाए और गिलास ना पीने की जगह क्या कर दिया जाए जी, एक बड़ा पोखरा दे दिया जाए। क्या एक बड़ा पोखरा 1 दिन में संभव है कि सूख जाएगा? एक गिलास की पानी आप नीचे तुरंत कर दीजिएगा, लेकिन एक पोखरा का पानी नहीं। तो इसी तरह सिलेबस है। सिलेबस आपका एक गिलास के पानी की तरह है जी, जो कि बहुत छोटा हो चुका है। लेकिन अगर आप पूरे सिलेबस की बात करें, ये टर्म 2 का सिलेबस है, पूरे टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के सिलेबस की बात करें तो एक पोखरा बन जाएगा, और इस पोखरे से कहीं से भी इतना सा क्वेश्चन उठा लिया जाएगा, जो कि पूरा पोखरा करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो हम सिलेबस से ही करेंगे, और उम्मीद है आने वाले बोर्ड एग्जाम में सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखते हुए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पैशंस के साथ पढ़िए, कोई फिक्र नहीं है, एग्जाम में आप लोग पास ही होंगे। और उम्मीद है इस बार सामाजिक विज्ञान में सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 40 क्वेश्चन लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहां पहुंचे। बिना टाइम को वेस्ट किए हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर फटाफट करेंगे जी। ठीक है, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहां पहुंचे, तो उनका जो आंसर हो जाएगा वो कालीकट में पहुंचे थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कहां हुई थी। तो प्यारे बच्चों, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में की गई थी। जमशेदपुर कहां पे है, तो झारखंड में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। टाटा स्टील कंपनी की स्थापना, जिसको टिस्को के नाम से भी जाना जाता है, कहां थी, तो जमशेदपुर में। अगला है, सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा, सूरत बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। और आपको पता भी होना चाहिए, सूरत गुजरात में है। और गुजरात का जो, अगर हम फिगर की बात करें तो भारत के जो नक्शे की अगर बात करें तो गुजरात कुछ इस टाइप का है जी। इस जगह पे आपका गुजरात है। यहाँ पे मैं जनरल फिगर वैसे ही बना देता हूँ, भारत के ओरिजिनल फिगर नहीं बन पाएगी इस मोबाइल में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि गुजरात कुछ इस प्रकार से है। ठीक है,
ये इस जगह पे गुजरात है जी, इस जगह पे गुजरात है, जो कि ये पूरब हो चुका है, ये पश्चिम है। तो यहाँ से पश्चिम बंदरगाह में सूरत है, तो पश्चिमी तट पे याद रखिएगा। हालांकि ये आपको नक्शा नहीं बनाना है। अगला है जी, सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? हमने अभी बताया कि सूरत बंदरगाह पश्चिमी तट में है, जो कि कहाँ पे है? तो गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा जी, गुजरात। अगला जी 5वां नंबर सवाल है कि 18वीं शताब्दी में भारत की बुनाई का प्रमुख केंद्र था। 18वीं शताब्दी में भारत की बुनाई का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो इनका नाम हो जाएगा बंगाल प्रांत में, याद रखिएगा जी, बंगाल प्रांत में 18वीं शताब्दी में भारत की बुनाई का प्रमुख केंद्र था। अगला जी सवाल है 6वां नंबर की भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में कहाँ स्थापित या किस जगह स्थापित हुई? तो सूती का पहला कपड़ा मिल 1854 में जी बंबई में स्थापित हुई। कहाँ पे? बंबई में। ऐसा क्वेश्चन एक बार इसमें पूछा जा सकता है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा 1854 में स्थापित किया गया, और कहाँ पूछा जाए तो बंबई में। ठीक है, अगला जी सवाल है, अगला सवाल है 7वां नंबर, स्पेनिंग जेनी क्या है? तो प्यारे बच्चों, स्पेनिंग जेनी क्या है? परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाली मशीन। ठीक है, याद रखिएगा, परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाली मशीन को हम लोग स्पेनिंग जेनी के नाम से जानते हैं। अगला 8वां नंबर सवाल, मसीलन या फिर मलमल क्या है? तो बारीक सूती कपड़ा। याद रखिएगा, मसीलन या फिर मलमल क्या है? तो बारीक सूती कपड़ा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपके ऐसा पूछा जा रहा है। अगला है जी, अगला क्वेश्चन है कि कैलिको अधिनियम किससे संबंधित है? तो याद रखिए जी, कैलिको अधिनियम किससे संबंधित? ये क्वेश्चन का आंसर ही छूट गया, चलिए कोई बात नहीं। अगला है जी, सूती कपड़े छीट के, अरे यार कैसा कौन सा, हाँ जी ऐसा ही है। ये प्रश्न 9वां नंबर है कि कैलिको अधिनियम किससे संबंधित है? तो सूती कपड़े छीट किससे संबंधित? सूती कपड़े के छीट से संबंधित है कैलिको अधिनियम। अगला है जी 10वां नंबर सवाल, जामदानी एक तरह का डैश होता है। तो जामदानी एक तरह का क्या होता है जी? रेशमी साड़ी को जामदानी एक तरह का रेशमी साड़ी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जी 11वां नंबर सवाल है कि भारतीय कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध है? हालांकि ये क्वेश्चन हमने पहले मॉडल सेट में भी करा रखा था, लेकिन इंपॉर्टेंट था तो दूसरे मॉडल सेट में भी उठा लिया ताकि आपको याद भी हो जाए। तो चलिए मैं पढ़ के सुना देता हूं कि भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए विश्व में प्रसिद्ध थे। किसके लिए? तो गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। यहाँ के मसलिन या फिर मलमल अपनी बारीक बुनाई के लिए मशहूर थे। कालीकट के निकटवर्ती क्षेत्र से प्राप्त कैलिको कपड़े प्रसिद्ध हुए। जामदानी बुनाई, पटोला बुनाई, बांडना डिजाइन आदि की यूरोपीय बाजार में व्यापक मांग थी। भारतीय कपड़े अपने छपाई छींट डिजाइन के लिए भी विश्व प्रसिद्ध थे। तो ये आंसर लिखना है, बहुत इजी है। क्या लिखना है? अगर आपको याद नहीं रहे तो सिंपल लिखना है कि जो भारतीय कपड़े जो विश्व भर में प्रसिद्ध था उनका कारण है गुणवत्ता और बारीकी की गई कारीगरी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़े बनाए जाते थे। कपड़े में अपनी छींट डिजाइन इसके लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। ये सब चीज़ें आपको लिख देने हैं। ठीक है, चलिए 12वां नंबर सवाल देखते हैं जी, टिस्को की स्थापना कब हुई? तो टाटा स्टील जो इंडस्ट्री है उसकी स्थापना कब हुई जी? तो टिस्को की स्थापना प्यारे बच्चों 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन से क्यों की गई थी? ये पूछा गया क्वेश्चन कि टिस्को की स्थापना क्यों की गई थी? तो टाटा की जो स्थापना की गई थी, टाटा इंडस्ट्री ऑफ स्टील कॉरपोरेशन कुछ था। ठीक है, तो इसकी स्थापना क्यों की गई है? तो प्यारे बच्चों देखिए, लिखा गया कि 19वीं शताब्दी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन से बने स्टील का आयात कर रहा था। यहाँ पे तो आयात तो है। ठीक है, हालांकि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो भारत जो है 19वीं शताब्दी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन से बने स्टील का आयात कर रहा था। यहाँ लो अयस्क व कोयले के विशाल भंडार थे, लेकिन इसे निर्यात किया जाता था। यहाँ पे ना जी कोयले और लो अयस्क के विशाल भंडार थे, लेकिन उसे निर्यात किया जाता था। निर्यात मतलब बाहर के देशों में भेजा जाता था, और आयात मतलब बाहर के देशों से लिया जाता था। भारत में रेलवे के विस्तार से इस्पात की मांग काफी बढ़ गई। इस मांग की पूर्ति काफी और व्यापारिक लाभ को मांग काफी बढ़ते हुए देख टिस्को की स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध की बढ़ती मांग ने इसके विकास को बदल दिया। इसका 90% स्टील ब्रिटिश सरकार ही खरीद लेती थी। तो देख सकते हैं कि टिस्को की स्थापना 19वीं शताब्दी में की गई थी। कारण था जी, क्या कारण था? तो टिस्को की स्थापना करने का, तो टिस्को की स्थापना करने का कारण था कि आमतौर पर भारत में जो ब्रिटेन से स्टील मंगाया जा रहा था, तो इसने सोचा भारत वाले कि क्यों हमारे यहाँ इतना लो अयस्क और कोयला भंडार है, तो हम भी यहाँ पे इस्पात बनाने की शुरुआत करें। तो इसके बाद भारत ने ये सोचा। उसके बाद रेलवे में विस्तार
इस्पात की बहुत ज़्यादा मांग थी, तो भारत ने भी टिस्को की स्थापना की और प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा इस्पात वगैरह वगैरह सामानों की जरूरत के कारण टिस्को को बल मिला और इसका 90% यानी कि टिस्को कंपनी में जितनी उत्पादन होती थी उसका 90% स्टील ब्रिटिश सरकार ही खरीद लेती थी। तो बहुत सोच समझ के किया गया था, ये आपको लिखना है। अगला जी, औद्योगिक क्रांति का भारत कुटीर उद्योग पर कैसा प्रभाव पड़ा था? तो चलिए देखते हैं आंसर। औद्योगिक क्रांति ने भारत कुटीर उद्योग को पतन की कगार पर पहुंचा दिया। सूती मिल के विकास ने पारंपरिक बुनकरों की रोजी रोटी छीन ली, उन्हें अपना कार्य छोड़कर खेतीहर मजदूर बना दिया। इसी प्रकार लोहा गलाने व बर्तन बनाने वाले जनजातियों का रोजगार भी छीन गया। पारंपरिक रूप से लोहा बनाने वाले कारीगरों के समक्ष लकड़ी लोएस की समस्या और गिरती मांग ने बेरोजगार बना दिया। तो जी यहाँ से आप क्या समझे, औद्योगिक क्रांति कहने का मतलब है उद्योग से करना, इंडस्ट्री से करना, सब चीज मशीनरी हो गया जी। मान लिया जाए आप देखते होंगे गांव देहात में कि जब जेसीबी का यूज किया जाता है, डोजर जिसको बोलते हैं, तो आप लोग क्या करता है जी, कोई भी खेत अगर मान लिया जाए कि इतना बड़ा खेत है और इसको मिट्टी उखाड़, इस खेत का मिट्टी दूसरे खेत में करना है तो इसमें 10 मजदूर लग सकता है। लेकिन जी अगर इसमें डोजर या फिर जेसीबी का प्रयोग किया जाए तो वो 10 मिनट में करके चली जाएगी। तो इसमें मजदूर जो हुए 10 मजदूर वो बेरोजगार हो गए, जेसीबी चलाने वाला एक ही मजदूर उसमें रोजगार में रहे। तो इसीलिए औद्योगिक क्रांति ने क्या किया, तो औद्योगिक क्रांति ने भारतीय कुटीर उद्योग को पतन की कगार पर पहुंचा दिया। सूती मिलों में विकास ने पारंपरिक बुनकरों की रोजी रोटी छीन ली, क्योंकि सारे चीज अब मशीन से बनने लगे, कपड़े मशीन से बनने लगे, कुटीर उद्योग के काम मशीन से होने लगे। उसके बाद जो थे लोहा गलाने व बर्तन बनाने वाले जनजातियों का भी रोजगार छीन गया, क्योंकि ये भी लोहा और बर्तन मशीन से बनने लगे। तो कहीं ना कहीं जहां पे 10 लोगों की जरूरत थी अब 1-2 लोगों की जरूरत होगी, जो बाकी 8 लोग थे वो बेरोजगार होने लगे। ठीक है, यही हमने लिखा है। अगला जी 14वां नंबर सवाल कि बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ये क्वेश्चन है कि बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो इनमें लिखना है जी कि बुनकरों को ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबले करना पड़ा था। ठीक है, बुनकरों को ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ा था, जो सुंदर और टिकाऊ और सस्ते होते थे। जो बुनकरों ब्रिटिश के द्वारा जो बनाया जाता था कपड़े ना, वो सुंदर तो होते ही थे, टिकाऊ भी होते थे और सस्ते भी होते थे। तो भारत को भी मुकाबला देना था कि भाई हमें भी तो अच्छा चीज बनाना है, तब ना उनका कपड़ा बिकेगा। तो वही था कि बुनकरों को ब्रिटिश उद्योग में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ा था, जो बहुत सुंदर, टिकाऊ और सस्ते होते थे। भारत से कपड़े के निर्यात पर भारी टैक्स लगा दिया गया, जबकि इंग्लैंड से आयात पर छूट दी गई। इस प्रकार मांग घटने के कारण बुनकरों के सामने आजीविका की समस्या पैदा हो गई और अपना पैसा छोड़कर खेतीहर मजदूर बन गए। तो ये सामना करना पड़ा था, आपने देखा। अगला है जी 15वां नंबर सवाल, अंग्रेज काश्तकारों को अस्थायी रूप से क्यों बसाना चाहते थे। अंग्रेज जो है भारत में काश्तकारों को अस्थायी रूप से क्यों बसाना चाहते थे, चलिए देखते हैं। अंग्रेज काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाना चाहते थे ताकि उस पर नियंत्रण रखा जा सके और उसे अपने नियत आमदनी राजस्व प्राप्त हो सके, ताकि उससे अपना नियत आमदनी राजस्व प्राप्त हो सके। ठीक है, अगला जी सवाल है जी 16वां नंबर, 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई के प्रमुख केंद्र क्या थे। 18वीं शताब्दी में जो भारत में बुनाई यानी कि कपड़े की बुनाई के प्रमुख केंद्र क्या थे, कहाँ थे। तो 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई के प्रमुख केंद्र बंगाल प्रांत में था। कौन से प्रांत में, बंगाल प्रांत में, बंगाल प्रांत ढाका में, जो कि अभी वर्तमान में बांग्लादेश है। ठीक है, तो लिखा गया 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई के प्रमुख केंद्र बंगाल प्रांत ढाका, वर्तमान बांग्लादेश सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। तो पहले जी ना बांग्लादेश भारत में था, आपको पता होना चाहिए। तो 18वीं शताब्दी में जब भारत में बुनाई हो रही थी तो सबसे प्रमुख केंद्र बंगाल प्रांत था, ढाका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, मद्रास, पंजाब, आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्रों में अनेक केंद्र स्थापित थे, लेकिन मेनली कौन था, ढाका का, बंगाल प्रांत का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है जी वुड्स स्टील बेहतर क्यों माना जाता था। वुड्स स्टील क्यों बेहतर माना जाता था, तो वुड्स स्टील लोहे को लकड़ी के कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हानियों में रखकर प्रगलन द्वारा तैयार किया जाता था। इस प्रकार बना स्टील काफी सख्त और मजबूत होता था। इससे बनी तलवार इतनी पैनी होती थी कि लोहे के कवच को भी आसानी से चीर देती थी, इसलिए वुड्स स्टील को बेहतर माना जाता था। सोच सकते कैसा वुड्स स्टील था जो कि लोहे के कवच को भी आसानी से चीर देती थे, तो बेहतर माना ही जाएगा भाई। तो एक बार मैं और देखता हूं कि वुड्स स्टील लोहे को लकड़ी के कोयले के
साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हाड़ियों में रखकर प्रगलन द्वारा तैयार किया जाता था। इस प्रकार बना स्टील काफी सख्त और मजबूत होता था। इससे बनी तलवार इतनी पैनी होती थी कि लोहे के कवच को आसानी से चीर देती थी, इसलिए वुड स्टील बेहतर माना जाता था। अगर आपको पहले वाली लाइन याद ना रहे तो आप क्या लिख सकते हो कि यह काफी सख्त और मजबूत होता था, इससे बनी तलवार इतनी पैनी होती थी कि ये आसानी से लोहे के कवच को चीर सकता था, इसलिए इससे वुड स्टील बेहतर माना जाता था। ठीक है, 18वां नंबर सवाल है जी, औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन क्षेत्रों में पड़ा। ये क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन क्षेत्रों में पड़ा, मतलब सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पे पड़ा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। लिखा गया औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव सूती वस्त्र उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग पर पड़ा। कहां पे, तो सूती वस्त्र उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग पर पड़ा। स्पेनिंग जेनी स्टीम इंजन पावर लूम के आविष्कार ने सूती वस्त्र उद्योग को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया। सूत काटना बुनना आसान हो गया, मिलों की संख्या में तेजी से बढ़ने लगे, सरकार ने सहयोग दिया, उत्पादन में वृद्धि के साथ पौराणिक बुनकर उद्योग को आघात लगा, हाथ से बने कपड़ों की मांग गिर गई, बुनकर बेरोजगार हो गए, अधिकांश बुनकर खेतीहर मजदूर बन गए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या लिखा गया मेनली आप यहाँ से समझ ही गए कि बहुत ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा, तो वस्त्र उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग में, क्योंकि सारे काम क्या होने लगे, मशीनरी द्वारा होने लगे, उद्योग द्वारा होने लगे, तो मजदूरों की संख्या घट गई, जिससे ज्यादातर मजदूर क्या होने लगे, बेरोजगार होने लगे, और बेरोजगारी के कारण उसने क्या किया, खेती अपना लिया, यानी कि खेतीहर हो गए। युद्ध सामग्री, रेल इंजन, डिब्बे व पटरी, सेतु निर्माण आदि में भारी मांग के कारण लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ। पारंपरिक ग्रामीण प्रगलन केंद्रों पर इसका प्रभाव पड़ा। तो ये सब जो गलन केंद्र था, जिसमें आपने देखा कि माटी के घड़े में गला के लोहा को बनाया जाता था, तो उसमें काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि अब मशीन से बनने लगे थे, तो उसके जो लेबर्स थे, उसके जो मजदूर थे, वो बेरोजगार होने लगे, वे उजड़ गए। वन अधिनियम के कारण लकड़ी मिलना कठिन हो गया। तो ये था, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा किस पे, तो वस्त्र उद्योग पे, और वस्त्रों उद्योग, और किस पे, तो कपड़ा के क्षेत्र में, सॉरी वस्त्र के क्षेत्र में और लोहा के क्षेत्र में, याद रखिएगा। अगला जी, किसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। तो सिपाही विद्रोह किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति को क्या कहा जाता है, सिपाही विद्रोह कहा जाता है। अगला है जी, 1857 की क्रांति को विद्रोह भी कहा जाता है। कौन सा विद्रोह, तो सिपाही विद्रोह। दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता था, इसलिए हमने दोनों तरफ से लगा दिए हैं जी। मैं मेहनत काफी ज्यादा आपके लिए कर रहा हूं, शायद आपको बिलीव होगा भी। प्यारे बच्चों, अब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन सिलेबस से बाहर पूछ दे तो इसमें कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता यार। मैंने शुरू में ही बता दी कि एक गिलास पानी की जगह एक पोखरा पानी एक दिन में सुखाने को बोल दे तो ये पॉसिबल नहीं है। आपने शुरू से ही जी, जब से आपका टर्म 1 का एग्जाम खत्म हुआ, तो आपने गिलास भर को रटना स्टार्ट किया, बोला कि भाई इस गिलास में जितना पानी है या फिर जितना भी मटेरियल है उनको आप तुम रट जाओ, तो ये आपने करना शुरू करा। अंतिम में आपने देखा कि पोखरा से क्वेश्चन पूछ दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब 1857 में विद्रोह हुआ तो इस समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। क्या थे, लॉर्ड कैनिंग इनका नाम था, याद रखिएगा। अगला है, विलय या हड़प नीति किसके द्वारा अपनाई गई। विलय या फिर हड़प नीति किसके द्वारा अपनाई गई, तो नाम है लॉर्ड डलहौजी। किसके द्वारा जी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय या फिर हड़प नीति अपनाई गई। अगला 22वां नंबर सवाल कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम चुने। तो सबसे पहले सतारा, ठीक है, पहले सतारा को विलय किया गया, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद नागपुर, उसके बाद अवध। याद रखिएगा, सतारा, संबलपुर, नागपुर, अवध। कौन कौन सा जी, सतारा, संबलपुर, नागपुर, अवध। पहले है 100, फिर है 100, फिर है ना, फिर है अ, तो ससना है। ठीक है, 100 9 अ। ठीक है, अगला है जी, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, उनका तात्कालिक कारण क्या है, तो चर्बी वाले कारतूस। आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, तो चर्बी वाले कारतूस, याद रखिएगा। अगला है जी, कंपनी सरकार ने 1856 ईस्वी में
किस राइफल के प्रयोग की अनुमति दे दी थी? कंपनी सरकार ने 1856 में किस राइफल की अनुमति दी थी? तो नाम था एनफील्ड गन। कौन सा? एनफील्ड गन की अनुमति दी थी। अगला है जी 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बंगाल के बैरकपुर से। याद रखिएगा 1857 की क्रांति की 1857 में विरोध की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो 1857 में वो जगह था बंगाल के बैरकपुर। ठीक है जी, बंगाल के बैरकपुर से विरोध की शुरुआत हुई थी, वही कि उसमें चर्बी का यूज किया जाता है कारतूस में। अगला सवाल है जी बैरकपुर में किस भारतीय सैनिक ने विद्रोह शुरू किया? तो बैरकपुर में कौन से भारतीय सैनिक ने विद्रोह शुरू किया? तो उनका नाम था मंगल पांडे। किसने जी? मंगल पांडे ने शुरू किया। अगला है भारतीय सैनिक कहाँ जाना धर्म के विरुद्ध समझते थे? तो भारतीय सैनिक समुद्र का पार जाना क्या समझते थे? धर्म का विरुद्ध समझते थे। ठीक है, 28वां नंबर सवाल था। 29वां नंबर सवाल है जी तात्या टोपे किनका सेनापति थे? तो तात्या टोपे जो झांसी की रानी में है वो किनका सेनापति थे? तो नाना साहेब का। याद रखिएगा नाना साहेब का सेनापति कौन थे? तो तात्या टोपे। अगला है जी रानी लक्ष्मीबाई या लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? लक्ष्मीबाई जी कहाँ की रानी थी? ये सवाल पूछा गया। तो याद रखिएगा लक्ष्मीबाई जो रानी थी वो झांसी की थी। कहाँ की? झांसी की। अगला 1857 की क्रांति में झांसी के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 में झांसी की क्रांति में झांसी की रानी ने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने नेतृत्व किया? तो रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व किया। अगला सवाल है जी, अगला सवाल चलिए देख लेते हैं फटाक से। अगला सवाल जो है आपका, हाँ अगला सवाल है जी यहाँ पे, अरे यार कितने पीछे चला गया। मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन थे? तो नाना साहब। मराठा पेशवा बाजीराव के द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन थे? तो नाना साहब। अगला है बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? तो बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? तो इनका आंसर जो है जी नीचे शायद होगा, इनका आंसर जो है वो है अवध। अवध या फिर बिहार भी उनको कहा जाता था, तब उनका नाम अवध था और फिलहाल में इनका नाम बिहार है। तो याद रखिएगा बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? तो बिहार आपको आंसर लिखना है, अवध भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी 16 अप्रैल 1858 में दी गई। 16 अप्रैल 1858 में ठाकुर विश्वनाथ को फांसी दी गई। अगला सवाल है जी बाबू कुंवर सिंह, तो ये देख लीजिए इसका बिहार था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी उमराव सिंह और शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को कहां पर फांसी दी गई? उमराव सिंह और शेख भिखारी को 1858 में 8 जनवरी को चुट्टूपाली घाटी में फांसी दी गई। कहां पे जी? चुट्टूपाली घाटी में फांसी दी गई। अगला है विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो विद्रोहियों ने बहादुर शाह द्वितीय को क्या किया गया कि सम्राट घोषित कर दिया। विद्रोहियों ने किसको? बहादुर शाह द्वितीय को। अगला 38 नंबर सवाल, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज के विरुद्ध क्यों लड़ी? तो ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़पो नीति के तहत गोद लेने की प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। किसने जी? लॉर्ड डलहौजी ने हड़पो नीति के तहत गोद लेने की प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने राजा मानने से इनकार कर दिया और झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। अतः लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। तो कारण आप साफ देख पा रहे हैं कि लॉर्ड डलहौजी के हड़पो नीति के तहत गोद लेने की प्रथा बंद कर दी गई। झांसी की रानी के जो पुत्र थे, दत्तक पुत्र थे, अंग्रेजों ने उसे राजा मानने से इनकार कर दिया, साथ ही झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। तो यही कारण था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। अगला है जी 39 नंबर सवाल कि भारतीय सैनिकों ने नई राइफल का प्रयोग करने से क्यों मना किया था? ये क्वेश्चन बहुत इजी है, हमने ये करा भी रखा था। तो नई एनफील्ड राइफल में, जो नई एनफील्ड राइफल है, में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटकर बंदूक में भरना पड़ता था। वो जो कारतूस थे उसको मुंह से काटकर बंदूक में भरना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल की सेना में यह अफवाह फैल गई कि
कारतूस में गाय एवं सूअर की चर्बी है जो हिंदू तथा मुसलमान दोनों के धार्मिक आस्था पर चोट था। तो 1857 में बंगाल की सेना में अफवाह फैला गया कि चर्बी वाले जो कारतूस है उसमें गाय एवं सूअर की चर्बी है जो कि हिंदू और मुसलमान दोनों का ये धार्मिक आस्था पर चोट था। इसी वजह से भारतीय सैनिकों की नई राइफल का प्रयोग करने से मना किया था। बिल्कुल इजी सा सवाल है जी। अगला 40 नंबर सवाल कि 1857 की क्रांति कब और कैसे शुरू हुई है। तो 1857 की क्रांति कब शुरू हुई जी? वही शुरू हुई चर्बी के कारण। ठीक है, तो देखते हैं। चर्बी वाले कारतूस की अफवाह सभी छावनियों में तेजी से फैलने लगी। छावनियों का मतलब है एक घर से दूसरे घर में तेजी से फैलने लगी। सैनिकों ने इन कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। 29 मार्च 1857 को अपनी रेजिमेंट बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया। तो शुरुआत मंगल पांडे ने कहां से किया? तो बैरकपुर में छावनी में मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह शुरू कर दिया। अंग्रेज ने मंगल पांडे को फांसी दे दी। यह सूचना जंगल में आग की तरह फैल गई। 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ ने सिपाहियों ने खुले तौर पर विरोध कर दिया। तो 1857 की क्रांति कैसे शुरुआत हुई? तो उस चर्बी वाले के कारण, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया, चर्बी वाले कारतूस का यूज किया जिसके कारण दोनों के धर्मों की आस्था पर चोट पहुंची। तो उसी को देखते हुए 29 मार्च 1857 में रेजिमेंट बैरकपुर में छावनी में मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह किया। उसके बाद अंग्रेज ने मंगल पांडे को फांसी दे दी। यह फांसी की सूचना जंगल में आग की तरह फैल गई और 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ ने सिपाहियों ने खुले तौर पर विरोध किया। अगला सवाल और अंतिम सवाल है जी इस क्लास की कि झारखंड में 1857 की क्रांति कब से और कहां शुरू हुई? तो ये भी क्वेश्चन हमने पहले करा रखे हैं। दानापुर कैंट में हुए विद्रोह की सूचना से प्रेरित होकर 12 जून 1857 में रोहिणी गांव, जो अभी वर्तमान के देवघर में है और तब हजारीबाग के नाम से जाना जाता था, क्योंकि तब कुछ ही जिले थे, बाद में देवघर जिला बना, वो देवघर जिले के रोहिणी गांव में क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसका नेतृत्व अमानत अली, सलामत अली तथा शेख अली हारून ने किया, जिन्हें फांसी दे दी गई। आपको पता होना चाहिए कि देवघर में जो रोहिणी गांव था उन्हीं के चौक पे इन तीनों भाइयों को, अमानत अली, सलामत अली तथा शेख हारून को फांसी दे दी गई। 30 जुलाई को हजारीबाग और 2 अगस्त को रांची डंडौरा छावनी और 31 जुलाई को चुटपाली घाटी में विद्रोह हुआ। इतना आपको नहीं लिखना कि कहां विद्रोह हुआ, आपको लिखना दानापुर कैंट में हुए विद्रोह की सूचना से प्रेरित होकर 12 जून 1857 में रोहिणी गांव, जो कि वर्तमान देवघर जिले में, से क्रांति की शुरुआत हुई। इसका नेतृत्व अमानत अली, सलामत अली तथा शेख हारून ने किया, जिन्हें फांसी भी दे दी गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके आज के 41 प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हमने एक लेक्चर करा रखे जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उनको भी आप जरूर देख लें। और मैं अंत वीडियो करने से पहले ही बोल दूं कि हम जो करा रहे हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर सिलेबस से क्वेश्चन पूछे गए तो। हालांकि ये कहा नहीं जा सकता, अब जैकबोर्ड बहुत ज्यादा बदमाशी की है, सिलेबस से क्वेश्चन नहीं पूछी है उनके कारण। अगर सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 100% यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हुए दोस्तों में जरूर शेयर करें। साथ ही डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।